बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम उस्मान हबीब और आप मुझे यूट्यूब चैनल मोहम्मद अहमद नज़ीर पर देख रहे हैं। अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नील बोहर एटॉमिक मॉडल। नील बोहर एटॉमिक मॉडल एटॉमिक स्ट्रक्चर का मुश्किल टॉपिक समझा जाता है और स्टूडेंट्स ज़्यादातर इसमें उनको प्रॉब्लम्स होते हैं और यहाँ पर बेसिकली मैथमेटिकल डिराइवेशंस हैं। इन मैथमेटिकल डिराइवेशंस को और इनके फाइनल जो फार्मूलाज होंगे उनको यूज़ करना भी देखेंगे और साथ साथ मैं आपको डिराइव भी करवाऊँगा और डिराइवेशन के दौरान जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ भी होंगे वो भी हम साथ साथ देखेंगे। और अभी तक अगर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई तो रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलें शुरू करते हैं नील बोहर एटॉमिक मॉडल। नील बोहर एटॉमिक मॉडल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ई कैट के हवाले से, एमडी कैट के हवाले से। तो नील बोहर एटॉमिक मॉडल, इसकी सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री देखेंगे। नील बोहर एटॉमिक मॉडल, इस थ्योरी को प्रेजेंट किया था रदरफोर्ड के डिफेक्ट्स को रिमूव करने के लिए, इस मॉडल को प्रेजेंट किया था। हिस्ट्री क्या है इसकी? नील बोहर एटॉमिक मॉडल को प्रेजेंट किया था 1913 में डेनिश केमिस्ट नील बोहर। इस एटॉमिक मॉडल का एम क्या था? इस एटॉमिक मॉडल को प्रेजेंट क्यों किया गया? इस एटॉमिक मॉडल को प्रेजेंट किया गया टू रिमूव रदरफोर्ड डिफेक्ट्स। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के जो डिफेक्ट्स थे उनको रिमूव करने के लिए एक्सप्लेन किया गया और टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। दूसरा पॉइंट क्या था कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के ओरिजिन को एक्सप्लेन करना था। ओरिजिन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जो कि रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अब ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाली क्या बात है कि अब अगर एक ट्यूब के अंदर एक गैस पड़ी हुई है, जब उसके ऊपर हम लोग व्हाइट लाइट फॉल करवाते हैं, जब इसके ऊपर व्हाइट लाइट फॉल करवाएंगे तो सामने जो स्पेक्ट्रम बनेगा उसके ऊपर वेब ग्योर ये कलर दिखाई देने चाहिए। लेकिन जब व्हाइट लाइट हम लोग इस ट्यूब के ऊपर फॉल करवाते हैं जिसके अंदर एक गैस भरी हुई है तो कुछ कलर यहां से गायब हो जाते हैं। अब ये कलर गायब क्यों होते हैं ये रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो इसको एक्सप्लेन करेंगे नील बोहर के एटॉमिक मॉडल में। नील बोहर के एटॉमिक मॉडल के जो इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स थे वो कौन कौन से हैं कि पोस्टुलेट्स ऑफ नील बोहर एटॉमिक मॉडल। इस एटॉमिक मॉडल का सबसे पहला जो पोस्टुलेट था वो ये था कि एटम हैज a center called nucleus, कि एटम के अंदर एक सेंटर होता है जिसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। नंबर 2, पोस्टुलेट नंबर 2, कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है तो वो फिक्स एनर्जी के साथ, फिक्स वेलोसिटी के साथ और फिक्स पाथ पर मूव कर रहा होता है, रिवॉल्व। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स सर्कुलर पाथ with fixed velocity and fixed
एनर्जी, फिक्स एनर्जी और फिक्स वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। और तीसरा इसका जो पोस्टुलेट था कि इलेक्ट्रॉन, अब इसने रूल दे दिया, दूसरे पोस्टुलेट में कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है फिक्स सर्कुलर पाथ पे। हर एक सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉन एक फिक्स सर्कुलर पाथ पर ही रिवॉल्व कर सकते हैं। अब आप कैसे डिसाइड करेंगे कि न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन कौन से सर्कल में रिवॉल्व करेगा? तो उसके लिए इसने हमें एक रूल दिया था। क्या रूल दिया था? कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस only in those orbits for which angular momentum is integral multiple of n h डिवाइडेड बाय 2 पाई। कि अगर एंगुलर मोमेंटम h डिवाइडेड बाय 2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल में है तो वो ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्व करने का पाथ हो सकता है। कैसे? अब अगर इलेक्ट्रॉन ने रिवॉल्व करना है, यानी जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो आप फाइंड करेंगे nh डिवाइडेड बाय 2 पाई। अब यहां पर ये जो n वैल्यू है ये होल नंबर होगी, सिंपल होल नंबर हो सकती है, यानी 1 हो सकती है, ये 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है ऑनवर्ड। तो अगर एंगुलर मोमेंटम यहां से हम लोग निकालें, अगर पहला ऑर्बिट है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? n की वैल्यू n1 इज इक्वल टू 1 एंड 1h डिवाइडेड बाय 2 पाई। फिर अगर n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो mvr इज इक्वल टू 2h डिवाइडेड बाय 2 पाई। यानी जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व करेगा तो वो 1h डिवाइडेड बाय 2 पाई एंगुलर मोमेंटम वाले पाथ पे रिवॉल्व करेगा, फिर 2h डिवाइडेड बाय 2 पाई के, फिर 3h डिवाइडेड बाय 2 पाई, फिर 4h डिवाइडेड बाय 2 पाई, लेकिन कभी भी 1.5h डिवाइडेड बाय 2 पाई पर रिवॉल्व नहीं करेगा। सिर्फ होल नंबर में आपने n की वैल्यू पुट करनी है। जैसे बाद दफा आपका एमसीक्यूज होता है यहां से, फॉर विच एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन डज नॉट रिवॉल्व इन सर्कुलर पाथ, फॉर विच एंगुलर मोमेंटम electron does not revolve कि कौन से एंगुलर मोमेंटम के लिए इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करेगा। ऑप्शन ए आपके पास है 1h डिवाइडेड बाय 2 पाई, ऑप्शन बी 2h डिवाइडेड बाय 2 पाई, ऑप्शन सी 3h डिवाइडेड बाय 2 पाई, ऑप्शन डी 3.5h डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो कौन सा ऑप्शन लगेगा? डी ऑप्शन। क्यों? कि कभी भी ऐसे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करेगा जिसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है। तो ये एमसीक्यूज यहां से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है कि mvr इज इक्वल टू nh डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस होंगी उनको मैं साइड पे लिखूंगा। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी फाइंड आउट बाय दिस इक्वेशन mvr इज इक्वल टू nh डिवाइडेड बाय 2 पाई। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन ने रिवॉल्व करना है तो उसका रेडियस क्या होगा। तो रेडियस की इक्वेशन डिराइव करते हैं, रेडियस की इक्वेशन डिराइव करते हैं और इसको इरेज करते हैं। अब आप लोगों ने रेडियस की इक्वेशन डिराइव करने के लिए एक छोटा सा
कॉन्सेप्ट समझना है। अगर मैं इसको पोस्टुलेट नंबर 4 कह दूं, एक पोस्टुलेट और बता देता हूं आपको कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर रिवॉल्व करेगा तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। क्या मतलब कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होती है जो किसी भी पार्टिकल को सर्कल में मूव करने पर मजबूर करती है। अब अगर आप एक धागे के साथ पत्थर बांध दें और उसको सर्कल में घुमाना शुरू करें तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलती है। जब गाड़ी किसी ट्रैक पे जा रही होती है तो जब सर्कुलर पाथ आता है तो उसकी बाहर वाली साइड ऊंची रखी जाती है ताकि उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिले और वो जो है अपने ट्रैक से डिट्रैक ना हो। इसी तरह कोई भी पार्टिकल जब सर्कल में मूव करता है तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से मूव करता है। तो अगर हम न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन को इमेजिन कर रहे हैं जो कि एक फिक्स सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, इसके ऊपर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है। न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज Q1 है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज जो है वो Q2 है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो Q2 है। अब यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगी हुई है, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दो चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यही सेंट्रीपिटल फोर्स है। अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना हो तो फिर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स Fc है वो बराबर है सेंट्रीपिटल फोर्स Fc विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होती है mv² डिवाइडेड बाय r, mv² डिवाइडेड बाय r। सेंट्रीपिटल फोर्स हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स में कि सेंट्रीपिटल फोर्स mv² डिवाइडेड बाय r के बराबर होती है। इसी तरह जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है हम लोगों ने कूलम लॉ में पढ़ी हुई है। कूलम लॉ में क्या पढ़ा हुआ है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। कि इनके दरमियान जो r है, डिस्टेंस है, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब यहां पर Q1 आपने क्या लिया, अब देखें इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है उसे मैं Q2 रिप्रेजेंट कर रहा हूं और न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज है उसको मैं Q1 रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज को मैं E से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, E से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जबकि न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज है उसको मैं ZE से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ZE से क्यों रिप्रेजेंट कर रहा हूं, अगर एक प्रोटॉन है तो उसके ऊपर E चार्ज होगा। अब डिफरेंट एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है तो यहां पे हम लोग इसका जो चार्ज है वो ZE लिखेंगे। इस बात को दोबारा समझें कि अगर आपके पास एक प्रोटॉन है तो उसके ऊपर चार्ज कितना है E। अगर उसके ऊपर एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज जो है वो E है और अगर प्रोटॉन की तादाद हम लोग तादाद कर लेते हैं 7, जैसे कि नाइट्रोजन के केस में 7 प्रोटॉन होते हैं यानी उसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो उसके ऊपर जो चार्ज हो जाएगा वो 7E होगा। यानी अगर इसको E कंसिडर किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ZE हो जाएगा, तो हम लोग इसको ZE लिखेंगे, ZE लिखेंगे। तो अब यहाँ पर न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज ZE है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज E है, तो इसको पुट करेंगे यहाँ पर इक्वेशन में। जब इक्वेशन में पुट करेंगे तो हो जाएगा mv² डिवाइड बाय r इज इक्वल टू हो जाएगा कि Q1 की जगह आपने E पुट कर देना है और Q2 की जगह आपने ZE पुट कर देना है, डिवाइड बाय r का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं mv² डिवाइडेड बाय r। अब क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कूलम लॉ में कि जो K होता है ये बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, क्योंकि ये कांस्टेंट है। K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ZE का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाय r का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इक्वेशन है जहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स को इक्वल किया हुआ है हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फोर्स। तो वो दो बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस डिराइव हो चुकी हैं। यहाँ पे हम साइड पे लिखते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं जो डिराइव होती जा रही हैं।
तो एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू के को तो हम लोगों ने 1 कंसिडर किया, तो जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर। तो दो बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन डिराइव हो चुकी हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो उसका रेडियस फाइंड करने के लिए क्या इक्वेशन होगी। तो रेडियस की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हम इन दो इक्वेशंस का यूज करेंगे, जिनमें एक इक्वेशन हम लोग एंगुलर मोमेंटम वाली यूज करेंगे और एक इक्वेशन सेंट्रीपिटल फोर्स वाली इक्वेशन यूज करेंगे और रेडियस की इक्वेशन डिराइव करेंगे। जब रेडियस की इक्वेशन डिराइव करेंगे तो उसमें एक आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब भी आप रेडियस की इक्वेशन डिराइव करें तो आप लोगों ने एंगुलर मोमेंटम डिराइवेशन ऑफ रेडियस इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रॉन सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम का आपने स्क्वायर लेना है। क्या करना है, सबसे पहले टेकिंग स्क्वायर ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यहां पे हो जाएगा एम वी स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई का स्क्वायर हो जाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम का आपने स्क्वायर ले लिया। अब एंगुलर मोमेंटम के नीचे आपने डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है, आप लोगों ने इक्वेशन नंबर ए है और इक्वेशन नंबर बी है। डिवाइडिंग इक्वेशन बी, ये इक्वेशन नंबर सी है। अब डिवाइड इक्वेशन सी डिवाइडेड बाय बी करना है। फर्स्ट स्टेप में क्या किया, एंगुलर मोमेंटम का स्क्वायर लिया और इक्वेशन सी बना दी। अब इक्वेशन सी को डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर बी के साथ। तो जब डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई का स्क्वायर। अब हम लोगों ने इसको डिवाइड करना है कौन सी इक्वेशन के साथ। अब देखें इस इक्वेशन में भी एम वी आ रहा है, इस इक्वेशन में भी एम वी आ रहा है, तो सेम पार्ट्स को सेम के साथ डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर और यहाँ पे क्या लिखेंगे जेड ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर। अब मैथमेटिक्स के रूल के मुताबिक ये टर्म्स ऊपर चली जाएंगी। जब ये टर्म्स ऊपर चली जाएंगी तो यहां पर हम लिख सकते हैं m की पावर 2 v की पावर 2 r का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय क्या लिखेंगे, डिवाइडेड बाय तो ऑलरेडी 1 है, डिवाइडेड बाय अब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि यहां से जो r था वो यहां पे आ गया और यहाँ पे एम वी स्क्वायर था, एम वी स्क्वायर कहाँ पे आ गया, एम वी स्क्वायर यहाँ पे आया, आर यहाँ पे चला गया। तो यहाँ पे हो जाएगा आर डिवाइडेड बाय एम वी का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को आप ऊपर लेके जाएंगे तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई क्या होगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होगा, डिवाइडेड बाय जेड ई का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोगों ने क्या करना है इस इक्वेशन में यहाँ पर आर स्क्वायर जो है वो कट जाएगा आर स्क्वायर के साथ। यहाँ पे भी आर स्क्वायर है, यहाँ पे भी आर स्क्वायर है, कट गया। यहाँ पर और क्या क्या कैंसिल आउट हो सकता है, यहाँ पर और भी कैंसिल आउट हो सकता है। अगर यहाँ पर m है, m के साथ चले इसको
ओपन करके लिखते हैं। यहाँ पे मैसेज वेलोसिटीज भी दो हैं और यहाँ पे रेडियस है। डिवाइडेड बाय क्या है, m है, v 2 बार है, फिर इस साइड पे भी हम लोग n 2 बार लिखेंगे, h भी 2 बार लिखेंगे और 2 और पाई को भी 2 बार लिख लेंगे। यहाँ पे 4 पाई है इंटू एप्सिलॉन नॉट है और साथ क्या है, z है और e 2 बार है। अब क्या क्या कैंसिल हो सकता है, m के साथ कैंसिल हो सकता है, e v के साथ कैंसिल हो सकता है। अब यहाँ पे बाकी क्या रहेगा, यहाँ पे बाकी रहेगा m इंटू r इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ कैंसिल हो सकता है, पाई पाई के साथ कैंसिल हो गया, पाई यहाँ से पाई के साथ कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप लोग, n स्क्वायर h स्क्वायर, यहाँ पे बेसिकली 4 था, यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे 4 था, ये 4 के साथ कैंसिल हो गया। ये 4 इस वजह से था क्योंकि हम लोगों ने एंगुलर मोमेंटम का क्या लिया था, स्क्वायर लिया था। तो 4 के साथ पाई पाई के साथ कैंसिल हो गया, बाकी रह गया n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय z। पाई पाई के साथ कैंसिल हो चुका है, z पाई और m e का स्क्वायर हो गया। अब यहां से रेडियस निकालना है हमें, रेडियस निकालेंगे तो बहुत आसानी से निकलेगा क्योंकि हम लोगों ने इस काम को बना दिया है आसान। अब m r इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट z पाई e का स्क्वायर। m यहां से हटेगा तो यहां पे आ जाएगा। अब r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें से n स्क्वायर हम लोग साइड पे करते हैं, मीन कि n स्क्वायर मैंने इस साइड पे लिख दिया डिवाइडेड बाय z लिख दिया, क्योंकि अब ये रेडियस जो होता है, रेडियस को हम लोग, रेडियस लेंथ है, लेंथ की यहाँ पे जो यूनिट यूज होगी वो एंगस्ट्रॉम यूज होगी। तो यहाँ पे n स्क्वायर डिवाइडेड बाय z और कांस्टेंट को मैं साइड पे लिख दूंगा, h स्क्वायर प्लांक कांस्टेंट है, परमिटिविटी कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट है और यहाँ पे पाई वैल्यू है, e का स्क्वायर है और m है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है जो कि ड्राइव हुई अभी। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन कांस्टेंट को, अब प्लांक कांस्टेंट जो है उसकी अपनी एक वैल्यू है, परमिटिविटी कांस्टेंट की अपनी वैल्यू है, पाई की अपनी वैल्यू है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की अपनी वैल्यू है, मास ऑन इलेक्ट्रॉन की अपनी वैल्यू है, ये सारी कांस्टेंट वैल्यूज हैं। अगर इन तमाम कांस्टेंट वैल्यूज को यहाँ पे पुट करें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.59 एंगस्ट्रॉम, 0.529 एंगस्ट्रॉम आंसर आएगा आपका और मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर डिवाइड बाय z हो जाएगा। तो आप फाइनली इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं ताकि रेडियस कैलकुलेट किया जाए फॉर एनी ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे जो रेडियस फाइंड करने की इक्वेशन है वो एंगस्ट्रॉम में है। अगर आप उसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा रेडियस विल बी इक्वल टू 0.529 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1 नैनोमीटर मल्टीप्लाई बाय n का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाय z हो जाएगा। क्यों कि 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10 की पावर -1 नैनोमीटर के बराबर होता है। अब यहाँ पे लिख सकते हैं, इस -1 को खत्म करने के लिए मैं पॉइंट इधर शिफ्ट करूंगा तो r इज इक्वल टू हो जाएगा 0.0529 मल्टीप्लाई 10 की पावर खत्म हो गई क्योंकि हम लोगों ने पॉइंट शिफ्ट किया है। यहाँ पे नैनोमीटर में आंसर आएगा, मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय z हो जाएगा। n नंबर ऑफ ऑर्बिट के कौन से ऑर्बिट का रेडियस फाइंड करना चाहते हो और जिस एटम का रेडियस ऑर्बिट फाइंड करना चाहते हो उसका एटॉमिक नंबर क्या है। अभी हम इसको फाइंड भी करेंगे। तो फाइनली हमारे पास जो इक्वेशंस आई हैं नैनोमीटर में भी है, एंगस्ट्रॉम में भी है। ये तीन इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं जिनको हम लोग यूज करेंगे। तो रेडियस की इक्वेशन को यूज करते हुए हम लोग हाइड्रोजन का जो फर्स्ट ऑर्बिट का सेकंड ऑर्बिट का रेडियस है उसको फाइंड आउट करेंगे।
डिराइवेशन हो चुकी है। अब इसमें से एमसीक्यूज क्या क्या बन सकते हैं और कैसे कैसे आ सकते हैं। रेडियस की जो इक्वेशन बनी, लेट्स सपोज कह रहे हैं कि ये हाइड्रोजन एटम है। अब हाइड्रोजन एटम का ये न्यूक्लियस है और ये उसका पहला ऑर्बिट है। अगर वो कहता है ऑर्बिट नंबर 1 का बताओ रेडियस क्या है, तो रेडियस फाइंड करें। कैसे फाइंड करेंगे, यहां पे लिखेंगे रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन विल बी इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम मल्टीप्लाई बाय ऑर्बिट नंबर 1 है, इस वजह से 1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। एटॉमिक नंबर कितना है, 1, तो यहां से इसका आंसर आएगा रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट विल बी इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम। यहां से आंसर मिलेगा आपको। तो हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस है वो यहां से फाइंड आउट किया। इसी तरह रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे क्या, आप लिखेंगे 0.529 एंगस्ट्रॉम मल्टीप्लाई बाय, अब 2 का स्क्वायर लिखेंगे, क्यों कि अब हम ऑर्बिट नंबर 2 का रेडियस फाइंड आउट करने वाले हैं। तो यहां से n की वैल्यू 2 हो जाएगी और यहां पर इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहां से निकालेंगे रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट विल बी इक्वल टू 2 2 4 हो जाएगा, तो 0.529 एंगस्ट्रॉम मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा। यहां पर मैं पॉइंट को खत्म करने के लिए नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, यहां पे 100 लगा लेता हूं। अब 529 मल्टीप्लाई बाय 4 36 11 21, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2116। इस 100 को दोबारा हटाऊंगा तो यहाँ पे पॉइंट मेंशन कर लूंगा, 1000 लगाया था, पॉइंट मेंशन कर लूंगा और साथ में लिख लूंगा एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट भी फाइंड हो चुका है। आपको इस तरह ऑर्बिट बता के पूछ सकता है कि इसका रेडियस क्या है। तो रेडियस की इक्वेशन को ऐसे भी एमसीक्यूज में यूज करेंगे। और इसके और किस तरह के एमसीक्यूज बन सकते हैं, इसके एमसीक्यूज और भी बन सकते हैं। अगर हमें कहा जाए कि एटम का न्यूक्लियस है, ये उसका के शेल है, अगर इलेक्ट्रॉन के शेल से जंप करके एल शेल में चला जाता है, एल शेल में चला जाता है, तो रेडियस फाइंड करें उसका। अगर इलेक्ट्रॉन जंप करके के से एल में चला जाता है या एल से एम में चला जाता है, एम में चला जाता है, आप एम शेल का रेडियस फाइंड करके देंगे। अगर इलेक्ट्रॉन एल शेल से एन शेल में जंप करके जा रहा है तो आपने एम शेल का रेडियस फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, रेडियस ऑफ एम शेल विल बी इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम मल्टीप्लाई बाय z का स्क्वायर, n का स्क्वायर डिवाइड बाय z, n का स्क्वायर डिवाइड बाय z। अब यहाँ पे m कौन सा शेल है, थर्ड शेल, तो आप क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय z। अब यहाँ पे इसको मल्टी 3 3 9 हो जाएगा। इसको मैं पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ पे 1000 यूज कर लूंगा, तो पॉइंट यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 529 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 9 लिखेंगे, 9 8 ऊपर चला जाएगा, अच्छा 9 9 81 हो जाएगा, 8 ऊपर चला जाएगा, 26 हो जाएगा, यहाँ पे 2 चला जाएगा और यहाँ पे 47 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 47 61 और डिवाइड बाय 1000 है। और Z एटॉमिक नंबर क्या था हाइड्रोजन का, वो तो 1 ही रहा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे एंगस्ट्रॉम में निकालते हैं तो 1000 दोबारा हटाना पड़ेगा, तो 4.761 एंगस्ट्रॉम इसका आंसर आएगा एम शेल के लिए। तो ऐसे भी इसका एमसीक्यूज बन सकता है।
तो रेडियस के लिए जो इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हम लोगों ने यहाँ से डिराइव की हैं वो कौन कौन सी डिराइव हुई हैं? एक इक्वेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन सी है कि रेडियस विल बी इक्वल टू n स्क्वायर डिवाइड बाय z मल्टीप्लाई बाय h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय पाई e का स्क्वायर m। ये वाली इक्वेशन हम लोग नेक्स्ट कैलकुलेशन में भी यूज करेंगे। और एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशन को हम लोगों ने और सेंट्रीपिटल फोर्स वाली इक्वेशन को हम लोगों ने यूज किया है और रेडियस की इक्वेशन को भी हम लोग यूज कर चुके हैं अभी। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में जो रेडियस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक नंबर के। इट्स मीन कि अगर एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा रेडियस कम होगा। मीन कि अगर आपको तीन ऑप्शन दिए जाएं, हाइड्रोजन एक ऑप्शन है, हाइड्रोजन अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, ऑप्शन बी हीलियम की, हीलियम के ऊपर मैं +2 चार्ज लिख लेता हूं। ऑप्शन सी यहाँ पे लिख लेते हैं, बेरिलियम के ऊपर प्लस चार्ज लिख लेता हूं। इसी तरह ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी लिख लेते हैं, सोडियम है, सोडियम के ऊपर हम लोग +11 लिख लेते हैं। सोडियम के ऊपर हमें इसे 1 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बनाना है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो यहाँ पे इसको बना लेंगे +11 10 ताकि इसका एक इलेक्ट्रॉन बाकी रहे, ये हाइड्रोजन लाइक एटम बन जाए। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है तो इसका रेडियस सबसे कम होगा। क्यों? एटॉमिक नंबर बढ़ने से प्रोटॉन की तादाद बढ़ती है, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है, जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन को उतना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा और रेडियस को कम करेगा। यही वजह है कि हम लोग रेडियस का एटॉमिक नंबर के साथ इनवर्स रिलेशन देखते हैं। अगर आपको 3 इस तरह के 1 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम दिए जाएं तो जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होगा उसका एटॉमिक रेडियस सबसे, उसके ऑर्बिटल का रेडियस सबसे कम होगा। तो ये इक्वेशन हमें बताती है एटॉमिक नंबर और रेडियस के दरमियान क्या क्या रिलेशन है। तो अभी एटॉमिक रेडियस तक देखते हैं। एटॉमिक रेडियस के बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट में वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपका इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप लोग ऑथेंटिक तैयारी करना चाहते हैं और प्रॉपरली अपना ट्रिक्स और टेक्निक्स सीखना चाहते हैं तो अगर आप लोगों ने अभी तक इसको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं की जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है तो आप लोग रजिस्टर भी कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।